सामान उठाओ, क्या घर नहीं जाना क्या तुम्हें? क्या कर रहा है? बहन को छेड़ के निकला है ना तू? मम्मी वो भी तो मुझे तंग करती है। पिटाई लगाऊंगी, ठीक कर दूंगी। घर तो अच्छा है सुनिए, मगर पता नहीं क्यों अजीब सी वहशत सी लग रही है मुझे तो दरो दीवार। वर्षों से खाली पड़ी थी कोठी, इसलिए तो मैं ऐसा लग रहा है। और जब तक इस तरह के मकान आबाद नहीं होते ऐसी वहशत रहती है। हाँ, कह तो ठीक रहे हैं आप। सुनिए, ये इतने उसने आनी पानी कीमत लगा दी। अरे डबल कीमत मिलती है उसको तो। भाई कोई होगी मजबूरी, तो मैं इससे क्या मतलब। चलो अंदर आओ, अंधेरा हो रहा है, और बुलाओ बच्चियों को। खेलने देना उन्हें। किचन बताएं कहाँ है? किचन इधर है, इधर आओ। आप ही देखा आपने कलीम कितनी बदतमीजी करता है मुझसे। देखो कितने खूबसूरत फूल लगे हैं। आप तो मेरी कोई बात सुनती ही नहीं हो। हेलो, एक मिनट, लाइट चली गई है, मैं ज़रा कैंडल चला लूँ। आई एम सॉरी, बस सिर्फ एक सेकेंड। ओह माय, हेलो, सिर्फ एक मिनट। बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट क्या, अब अगर 2 मिनट भी लगें तो मैं होल्ड पर हूँ। खैरियत तो है? आपने इस वक्त फ़ोन किया? क्यों भाई, मैं क्या इस वक्त फ़ोन नहीं कर सकता? मंगेतर होने के नाते मेरा इतना हक तो है ना। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा तो फिर आपका मतलब क्या था वो बता दें। मैं तो बस ऐसे ही कहना चाह रही थी कि वो जानता हूँ आपको जनाब अपनी रिवायतों की पासदारी का ध्यान है। आप ही मैं यहीं सो जाऊं? मुझे अपने कमरे में बहुत डर लग रहा है। ओह थैंक गॉड, लाइट आ गई। कौन? नासिर भाई? नहीं। ठीक है नासिर भाई, ठीक है। हमसे तो हफ्तों भर बात करने का वक्त नहीं होता आपके पास, और यहाँ रातों को छुप छुप कर रबाब आपी से गप्पे लड़ाए जा रही हैं। अरे कहाँ है यार, क्या कह रही हो तुम? आज पूरे 10 दिन के बाद तुम्हारी आपी से बात करने का मौका मिला है, लेकिन हस्बे मामूल आपकी आपी के पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। अच्छा खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग नए घर में एडजस्ट हो गए या नहीं? आज का दिन तो बहुत ही बोर गुजरा, और ये रात जो काटे नहीं कट रही है। लाइट चली गई थी और मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं रबाब अभी के रूम में आ गई। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड। जी अच्छा ठीक है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ओके जी, ओके।
अच्छा जनाब, आप अपनी आपी का ख्याल रखिए। और मेरी आज नाइट है, मैं हॉस्पिटल से ही बात कर रहा हूँ, फिर तुमसे डिटेल से बात होगी, ठीक है? ओके ओके ओके, सी यू। ओके बाय, टेक केयर। कॉल तो कट हो चुकी है। हेलो हेलो आपी, क्या हाल है? कहाँ है नरगिस साहिबा? बड़ी बहादुर है, सारी रात आपके कमरे में गुजारी और सुबह होते ही गायब हो गई। हेलो हेलो आपी, अब तो बहुत तेज बुखार है यार। अम्मी अम्मी, आपी को देखें जरा। बज़ाहिर तो बुखार की वजह थकन नजर आती है, मैंने दवा दे दी है, उम्मीद है शाम तक बुखार उतर जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। देखो कैसी बेसुध सी पड़ी है, कल तक तो भली चंगी थी, आज पता नहीं इसे क्या हो गया है। आखिर इसे हुआ क्या है? आंटी आप फिक्र ना करें, शाम तक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जाएगी। हो सकता है मलेरिया हो, आजकल मौसम भी कुछ ऐसे ही है। देखिए कितनी बार इन लड़कियों से कहा है कि अगर शाम को बाहर बैठना हो तो कुछ ओढ़ लपेट कर बैठा करें, मगर मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं। वैसे वो मैंने स्प्रे वालों से कह दिया है, शाम तक सारे घर में स्प्रे हो जाए। मच्छर भी तो बेतहाशा है। तो ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए, शाम को इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाता हूँ। शाम तक रुबाब की तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। अच्छा बेटी जीते। ठीक है। हाँ बेटा।
रबाब आपी, रबाब आपी कहाँ गई? आप रबाब, क्या हो गया? मेरी बच्ची। लेकिन ये बात कुछ मेरी समझ में आई नहीं। यही तो मैं भी कह रहा हूँ अंकल, मेरे समझ में नहीं आ रहा इतनी रात को रबाब बाहर से अंदर क्यों निकली थी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटे मेरी तो इस घर में कोई सुनता है नहीं। मत पूछो कैसी वहशत हुई थी यहाँ आके, कितना भारीपन महसूस हुआ था। मगर इन्होंने तो जैसे मेरी बात ना मानने की कसम खा रखी हो। उस रोज जब रबाब को उस दरख्त के नीचे तन्हा खड़ा देखा गुमसुम, तो मैं लरज कर रह गई थी और जान गई थी कि हो ना हो ये किसी आसेब का चक्कर है। नहीं नहीं आंटी, आसिफ वगैरह कुछ नहीं है। इस मॉडर्न एज में ऐसी बातों का हमारी ज़िंदगी में कोई अमल दखल नहीं हो सकता। आप वहम ना करें। बेटा, इस घर में आने से पहले मैंने सब लोगों से एक बात छुपा के रखी, लेकिन लगता है कि अब इस राज को अफशा करना ही पड़ेगा। राज? कैसा राज? दरअसल इस कोठी को कोई खरीदने पर तैयार नहीं था, इसीलिए बरसों से वीरान पड़ी थी। हालांकि मालिक मकान ने इसकी बहुत कम कीमत लगा रखी थी, मगर फिर भी कोई औने पौने लेने पर राजी नहीं था। लेकिन क्यों अंकल? बेटा, इस कोठी के बारे में लोगों ने कुछ अजीब व गरीब बातें मशहूर कर रखी थी। उनका ख्याल था कि इस कोठी में कोई साया है। देखा देखा, मैं नहीं कहती थी, देखा। हालांकि मैं खुद इन बातों पर यकीन नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये मकान खरीद लिया। मेन जगह पर इतनी बड़ी कोठी और इतनी सस्ती, बस इसी लालच में आके ये मैंने कोठी खरीद ली। लेकिन रबाब की बीमारी ने मुझे
अजीब वसवसे में डाल दिया है। अंकल आप फिक्र ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़माना बहुत आगे निकल चुका है। ये साया वाया ऐसी बातों पर अब लोग यकीन भी नहीं रखते। हम कल से रबाब की मेडिसिन और डोज चेंज करके भी देखेंगे। मैंने अपने सीनियर से भी तमाम केस बहुत तफसील के साथ डिस्कस किए हैं। इंशाअल्लाह ताला रबाब बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ठीक है? मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। ठीक है। भाई तुम मेरी बात आखिर समझती क्यों नहीं हो? ये आमिल या पीर वगैरह जो होते हैं, जो इस तरह के इलाज करते हैं पैसे लेकर, ये सब ढोंगी होते हैं। और फिर लोग क्या कहेंगे कि शेख अलीम ने अपनी बेटी का आसेब भगाने के लिए जाली पीरों की खिदमत हासिल की है। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। आपने शायद रुबाब का चेहरा नहीं देखा, ना पीला हो गया है, इतनी कमजोर हो गई वो, ऐसा लगता है कि उसके जिस्म से खून निचोड़ लिया हो किसी ने। कितनी बार बताऊं आपको, आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते कि उसकी बीमारी जिस्मानी नहीं है, इस घर की नहुसत का असर है, उस आसेब का असर है। अच्छा ये बताओ, अगर कोई आसेब वगैरह है तो उसने हमें तकलीफ क्यों नहीं पहुंचाई, सिर्फ रबाब को ही क्यों परेशान किया? मैं आपकी किसी मंतब को नहीं मानती, आप मेरी बात मान लीजिए ना। देखिए मैंने तो आपको रोका भी नहीं कभी उसका डॉक्टरी इलाज कराने से। बस मैंने सोच लिया है, मैं कल ही किसी अच्छे आमिल को बुलाकर या किसी अच्छे पीर को बुलाकर उसका इलाज शुरू करवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा ऐसी तुम्हारी मर्जी। इतना धुआं क्यों है अम्मी घर में? खामोश रहो, चुप बैठो, चुप। पीर साहब आते हैं। पीर साहब। हाँ। देख लिया, सब कुछ देख लिया मैंने। मेरा नाम भी एक तारियां वाली सरकार है। मेरे एक तारे ने ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, मेरे एक तारे ने ढूंढ लिया। अभी बंदोबस्त करता हूँ। अभी बंदोबस्त करता हूँ इस शैतान का। लड़की कहाँ है? वो सामने है उसका। ढूंढ लिया। इसीलिए अब्बू नाराज बैठे हैं इतना। होते हैं तो हो, मेरी बला से। मुझे तो अपनी बेटी की जान की फिक्र है। पता नहीं हो क्या गया है। क्या हो गया? मेरे बाप की दुआ। आप मेरी बात तो सुनिए, आखिर हुआ क्या? ये मेरे बस का काम नहीं है। मुझे नहीं सुनना। देखो क्या। मैंने आप लोगों को मना भी किया था कि आप लोग इन जाली पीरों के चक्कर में ना पड़े, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात पर अमल भी नहीं किया। बेटा मैंने तो इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने मेरी किसी बात को ना मानने की कसम खा रखी। माँ हूँ उसकी मैं,
रबाब को इस हालत में मजीद तड़पता नहीं देख सकती। मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। मुझे क्या कि वो शख्स फ्रॉड निकलेगा, मगर मैं जानती हूँ कि रबाब का ये मसला जिस्मानी नहीं है, रूहानी है, वरना जाली पीर यहाँ से क्यों सर पर पैर रखकर भागता। देखें आंटी, देखें, मेरी बात सुने। वो भगाने से पहले ही आपसे अपनी फीस तो वसूल कर चुका था ना। मैं मानता हूं कि बाप की असल बीमारी तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन यकीन रखिए कि हमने हिम्मत भी नहीं हारी है, और ज़रूरत पड़ी तो हम उसे मुल्क से बाहर भी इलाज के लिए ले जाएंगे। लेकिन प्लीज़ ऐसा तजर्बा आप लोग मज़ीद ना कीजिएगा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मैं चलता हूँ, इजाज़त। तुम कौन हो? क्यों बार बार मुझे अपनी तरफ बुलाते हो? नाम क्या है तुम्हारा? क्यों सता रहे हो मुझे? सामने क्यों नहीं आते? क्या चाहते हो मुझसे? क्या ताल्लुक है तुम्हारा मुझसे? अब मेरी बात पे यकीन आया ना आपको? काश पहले ही इस हकीकत को कबूल कर लेते आप तो। ये बात नहीं, अगर मैं अपनी आँख से ना देखता ना तो मैं कभी यकीन नहीं करता। लेकिन सवाल मेरी यकीनी और बेयकीनी का नहीं है, सवाल तो मेरी जवान बेटी का मसला है। वो तो अच्छा हुआ कि नासिर के वालिदैन लाहौर से यहाँ शिफ्ट नहीं हुए, वरना मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, कैसे उन्हें बताऊंगा कि उनकी होने वाली बहू पर किसी आक्षेप का साया है। खुदा के लिए बस कीजिए, हमारी बेटी शुरू से तो ऐसी नहीं थी ना। तो इस मनहूस घर की नहूसत ने उसे इस हाल को पहुंचा दिया। एक बार भी मुझसे पूछा होता ना तो मैं ये सौदा होने ही नहीं देती। अब गुजरी हुई बातों को दोहराने से फायदा, अब इतनी जल्दी हमें नया मकान नहीं मिल सकता। हाँ, मगर किराए का मकान कोई ढूंढा जा सकता है। हाँ, किराए का ही सही, आप कोई नया मकान ढूंढिए। हम नासिर से क्या कहेंगे, कहीं वो इन बातों का बुरा ना मान जाए। देखिए, जब तक आप कोई और मकान ढूंढेंगे ना, हम कोई बहाना तलाश लेंगे। इस वक्त तो जरूरत इस बात की है कि रबाब को यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए, चाहे चंद दिन के लिए, बस किराए का मकान ठीक है। तो कुछ समझ में नहीं आता, दम घुटता है मेरा यहाँ। मेरे बच्चों को पता नहीं क्या होता जा रहा है। रबाब को देखिए, और फिर नरगिस, उसका क्या कसूर है? खामखाई खौफजदा सी रहती है। उसे आज ही बड़ी बाजी के यहाँ भिजवा रही हूँ, बस कम से कम खौफ की कैफियत से तो निकलेगी। सुनिए, मैं कल पड़ोस में गई थी। पता है आपको, पड़ोसन मुझसे कह रही थी कि रबाब की बीमारी का इलाज सिर्फ एक आदमी के पास है। किसके पास? वो है सुल्तान बाबा। सुल्तान? अच्छा, हाँ। अम्मी देखें, आप ही को क्या हुआ है? क्या हो गया? रबाब! बस सुल्तान बाबा, यही सारी कहानी है, इसीलिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। बस अल्लाह के बाद आप ही से उम्मीद है। नहीं, सारी उम्मीदें सिर्फ उस जात से रखनी चाहिए
देखो मियाँ, मैं तुम्हारे साथ चला तो चलूं, लेकिन यहाँ मेरे पीछे मेरी मजदूरी का हर्ज होगा। लिहाजा बस जितने दिन मैं आपके वहां रहूंगा उतने दिन की उजरत रोज के हिसाब से आप मुझे देते रहेंगे। जी, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो उजरत तय करने में कोई हर्ष नहीं है। फरमाइए, क्या उजरत होगी आपकी? भाई, मैं यहाँ 10 तस्बीहां सुबह से शाम तक पिरो लेता हूँ और हर तस्बीह पिरोने की उजरत मुझे 1 रुपया मिलती है। तो इस तरह यानी गोया कोई 10 रुपए रोज मेरी मजदूरी हो गई। चूंकि मैं आपके यहाँ रहूंगा और तस्बीहां नहीं पिरोऊंगा तो आप मुझे 7 रुपए रोज के हिसाब से उजरत दे दें। कहिए, मंजूर है? जी, सिर्फ 7 रुपए रोज के? मैं आपको 7 लाख रुपए देने को तैयार हूं। ना मियां, हमारी मजदूरी तो 7 रुपए रोजाना ही होगी। लाखों रुपए खर्च करने हैं तो कोई और अल्लाह का बंदा ढूंढ लो। और हाँ, हम अपने खाने पीने का बंदोबस्त इन 7 रुपयों ही में से करेंगे, क्योंकि साहिल के यहाँ से कुछ लेना हमारे यहाँ बुरा समझा जाता है। जी, ये सब हमें मंजूर है सुल्तान बाबा, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। चलो फिर ठीक है, हम चलने को तैयार हैं। लेकिन हाँ, हमारे साथ हमारा एक शागिर्द भी होगा। उसका हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो हमें बहुत अजीज है। वो भी हमारे साथ तुम्हारे वहां जाएगा। उसके लिए तुम कोई अलग से उजरत नहीं देनी पड़ेगी। बोलो, तुम्हें मंजूर है? नहीं नहीं सुल्तान बाबा, हमें भला क्या एतराज हो सकता है? आप जिसको चाहें साथ ले लें। याकूत, मियाँ याकूत, सुनते हो? जी बाबा। ये मेरा सबसे लाडला शागिर्द है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके माँ बाप जब ये छोटा सा था तो मेरे पास छोड़ गए थे। जब से ये मेरी खिदमत कर रहा है। और हाँ, ये मेरी खिदमत के लिए किसी को मेरे पास नहीं फटकने देता। बस खुद ही मेरी खिदमत करता है। तो ये मेरे साथ वहां आपकी तरफ चलेगा, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। जी नहीं, जो आपका हुक्म, हमें कोई एतराज। ठीक है, ठीक है। याकूत बेटा, चलने की तैयारी करो। जी। अल्लाह का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह
बाबा, बेटा तुम ज़रा वहाँ जाके बैठो, मुझे बाबा से कुछ बात करनी। जाओ, शाबाश। घर की जबरदस्त बंदिश कर दी गई है। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि लड़की को घर से बाहर ले जाने की कोशिश नहीं की। बहरहाल ये जो कोई भी है, इसे हमारा यहां आना सख्त नागवार गुजरा है। ये परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप लोगों को अपने हवास बहाल रखना होंगे। बाबा जी, ये मेरी बेटी है। जीती रहो। ये कीलें घर के चारों कोनों में अच्छी तरह गाड़ दो, और ध्यान रहे, अगर कोने 4 से ज्यादा हों तो कल मजीद कीलें गाड़नी होगी। आओ, हमारे पास बैठो। लो, ये चने खाओ। याकूत, तुम अभी तक गए नहीं मियां? जाओ, जल्दी करो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुसलसल उसे छेड़ रहा हूं, लेकिन हैरत इस बात पर है कि वो अब तक सब्र से काम ले रहा है, खुलकर सामने नहीं आ रहा। हालांकि आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। ये मखलूक तो बहुत जल्द तैश में आ जाती है। लेकिन बाबा, ये है कौन और हमारी बेटी से इसकी क्या दुश्मनी? और सवाल ये पैदा होता है कि हमने इसका क्या बिगाड़ा है? अगर वो तुम्हारी बेटी का दुश्मन होता तो उसे कोई नुकसान पहुंचाता, कोई तकलीफ देता। लेकिन मुझे हैरत है कि वो अब तक बिल्कुल खामोश है। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद उसने न रबाब को और न बाकी घर वालों को कोई तकलीफ पहुंचाई है। मामला कुछ और है। लेकिन ये बात पक्की है कि लड़की पर किसी न किसी जिन का साया है। ये सब क्या हो रहा है अंकल? बेटा वो मैंने सुना है आप रुबाब के इलाज के लिए कुछ लोगों को खुद बुला के लेके आए। व्हाट रबिश अंकल। बेटा बेटा तुम बैठो तो सही, मेरी बात तो सुनो। अंकल, मैंने आपको मना भी किया था कि आप इन लोगों के चक्कर में दोबारा नहीं पड़िएगा, लेकिन आपने मेरी बात को अहमियत ही नहीं दी है। रबाब मेरी पेशेंट है और मैं किसी को भी ये इजाजत नहीं दे सकता कि वो मेरे केस में मदाखलत करें। रबाब का मसला अंकल सिर्फ नफ्सियाती है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे अंकल? आप ये बताइए कि आपने इनको कितने पैसे दिए आपने? बेटा बेटा तुम गलत समझ रहे हो। ये सुल्तान बाबा हैं। ये यहाँ किसी रुपए पैसे की लालच में नहीं आए हैं, बल्कि मैंने खुद इनसे यहाँ आने की दरखास्त की थी। वो तो मैं देख ही रहा हूं अंकल। बहरहाल आप ये बताइए कि आप इनको यहां से कब रुखसत कर रहे हैं? मैं रुबाब का इलाज हॉस्पिटल में करवाना चाहता हूं और मैंने उसका मुकम्मल इलाज के लिए वहां पे सोच भी लिया अंकल। अब आप मुझे बताइए कि क्या करना है। अच्छा, तो ये साहबजादे हैं। शेख साहब, आपका होने वाला दामाद मुखलिस है, मगर कुछ जल्दबाज है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपको आए हुए आज पूरे 2 दिन हो गए, क्या डायग्नोस किया है आपने इन 48 घंटों में? कुछ मामलात को समझने के लिए एक उम्र नाकाफी होती है। तुम सिर्फ 48 घंटों की बात कर रहे हो। गोया आपने यहाँ बहुत लंबे अरसे रहने का प्लान बना लिया है। नासिर बेटा तुम मुझे तो यहाँ आए सिर्फ 48 घंटे ही हुए हैं। तुम्हारा तो उस लड़की के साथ जन्म जन्म का रिश्ता है और मोहब्बत के एक पल का रिश्ता 100 जन्मों पे भारी होता है। मुझे ये बताओ, तुम अब तक रबाब की बीमारी के बारे में क्या जान सके हो? लेकिन मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है अंकल। आप मुझे ये बताइए कि आप रबाब को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा रहे हैं या नहीं? नासिर बेटा, सुल्तान साहब ठीक कह रहे हैं। इस हालत में उसे घर से निकालना ठीक नहीं है, समझा करो। ठीक है अंकल, बिल्कुल आप जैसा चाहते हैं वैसे ही कीजिए। विश मैं चलता हूँ। बेटा मेरी बात सुनो,
सुनो, मुझे इस बात का डर है, पता नहीं नासिर के घर वाले इस बात को किस तरह लें, इसलिए कि नासिर शदीद गुस्से में यहां से गया है। कुछ समझ में नहीं आता, आगे खाई है पीछे गढ़ा। जो नासिर की बात मान लेते हैं तो बेटी के संभलने की उम्मीद खत्म होती नजर आती है, और जो अगर उसकी बात ना मानी जाए तो फिर इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकलने का खौफ हो जाता है। फिक्र तो मुझे इस बात की है कि रबाब की हालत में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि जब से वो सुल्तान बाबा से मिली है बिल्कुल चुप हो गई है। उसकी ये खामोशी किसी तूफान के पेश में मालूम होती है। आप इतने नाउमीद क्यों हैं? देखिए ना, अल्लाह ताला ने हमें सुल्तान बाबा से मिलवा दिया। वो बड़ा गफूर रहीम है, वो चाहेगा तो हमारी बेटी को शिफा जरूर होगी। आप मुतमईन रहिए। इत्मीनान, चैन और सुकून तो हमारा उसी दिन छिन गया था जब हम इस घर में आए थे। बहरहाल तुम रबाब पे नजर रखो, इसलिए कि उसकी हालत ठीक नहीं है। ये कुदरत की जादूगरी नहीं तो और क्या है कि तुम्हारे यहाँ नाम को मेरे यहाँ भिजवा दिया। तुम जीत गए। तुमने मुझे बुलवा ही लिया। कब तक मैं एक साए से बातें करती रहती? मोहब्बत में जफा हो तो गुजारा मुमकिन है, पर ये तो जबर था और मैं इस हिजर के जबर से घबरा गई थी। लेकिन तुम्हारी दुनिया के लोग मुझे यहां रहने नहीं देंगे। उन्हें तो मेरा इस घर में रहना भी गवारा नहीं। तुमने देखा नहीं कैसी कैसी साजिशें हो रही है मेरे खिलाफ। उस बुजुर्ग ने तो मेरे घर के दरवाजे पर ही डेरा डाल लिया और मैं ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में सह रहा हूं।
जानती हूँ, सिर्फ उसी शख्स की बंदिश की वजह से मैंने तुमसे ये दरख्वास्त की कि इस गुलाम के कल्ब में आ जाओ। मैं नहीं जानती तुम्हारा असल रूप क्या है, पर अब सारी उम्र यही है औलाद मेरे दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ जी भर के। रबाब, अम्मी आप कितने दिन हो गए आपको नहीं देखा। इतने दरवाज़ों के पीछे कहाँ छुपी रहती हैं आप। अम्मी बहुत भूख लग रही है, कितने दिन हो गए आपके हाथ के पराठे नहीं खाए, प्लीज़ बना दे। हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए नहीं बनाऊंगी तो फिर किसके लिए बनाऊंगी। यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा पराठा बना के लाती हूँ। थैंक यू। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि रबाब हमारी बेटी है। ऐसी हशाश बशाश तरोताज़ा नजर आ रही थी कि बस क्या बताऊं। ये सब आप ही की करामात हैं बाबा जी। सब करामात उसकी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरी समझ से बाहर हैं। मसलन वो अभी तक खुलकर मेरे सामने नहीं आ रहा और मैंने भी उस पर मुकम्मल दबाव नहीं डाला है, लेकिन इसके बावजूद रबाब की हालत और उसके रवैये में ये अचानक तब्दीली, यही बात मुझे खटक रही है। हो सकता है कि आपकी आमद ही उस मखलूक के लिए खतरे का इशारा हो और उसने यहाँ से निकल जाने में ही अपनी आफियत समझी। हो सकता है, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मानता। ऐसा लगता है कि वो हमारी नाक के नीचे यहीं कहीं मौजूद है। कहाँ है इसका पता नहीं चल पा रहा। मुझे उस बाबा से बहुत डर लगता है। उसकी आंखें अपनी रूह के आर पार गुजरती हुई महसूस होती हैं। वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाते, ये सोचकर ही हर लम्हा जान सुली पर अटकी रहती है। जाने क्यों मोहब्बत और जुदाई का खौफ हमेशा से आपस में लाज़िम मलज़ूम रहे हैं। मोहब्बत मरने नहीं देती और जुदाई का गम जीने नहीं देता। शायद मोहब्बत लम्हा ब लम्हा सांस के साथ जान निकलने के तजर्बे का दूसरा नाम है।
तुम्हारी दुनिया की मोहब्बत भी ऐसी होती है, जानलेवा, खुदकुश, रूह तक छेद कर देने वाली। मोहब्बत किसी भी दुनिया की हो, उसकी अज़ियत हमेशा एक जैसी होती है। फिर तुमने मुझे इस रेगिस्तान में क्यों घसीटा, जहां बबूल का साया भी मुयस्सर नहीं, सिर्फ कांटे हैं, तपती धूप, प्यासा हल्क और सदियों ना बुझने वाली प्यास। मैं तो अपनी दुनिया में बहुत खुश थी, बहुत मुतमईन। अब तुमने मेरे अंदर ये प्यास जगाई है, तो मुझे अपने साथ ले चलो याकूत। अब मुझसे मज़ीद यहाँ तन्हा नहीं भटका जाता। मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले चलो, या फिर मेरी जान सर्व कर लो। मानता हूं कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, लेकिन कसूरवार सिर्फ मैं ही नहीं। तुम्हारी एक झलक ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। खोया मैंने भी कुछ कम नहीं है। मेरे अपने मेरे दुश्मन बन गए हैं। मेरा घर बार छिन गया है। एक जनू मेरे सर पे सवार है, लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूं। क्योंकि उस सब के बदले में मैंने तुम्हारी मोहब्बत के वो चंद लम्हे पाए हैं जो दो जहां से बढ़कर हैं। मैंने तुम्हें पाया है, तुम्हें पाया है मैंने। हाँ याकूब, तुमने मुझे पा लिया और मैंने अपना आप खो दिया। शायद कुदरत ने तुम्हारे हमनाम गुलाम को इसीलिए भेजा कि मैं इसमें अपना आप पालूं और तुम्हारी शबी की खोज खत्म हो जाए और इन आंखों में डूबकर मैं तुम तक पहुंच जाऊं। तुमसे जुदा होने के तसव्वुर से ही रूह जिस्म से जुदा होने लगती है। मैं इसे जुदाई समझता ही कहा हूं। बिछड़कर दोबारा मिलने के सफर को इंतजार कहते हैं। मोहब्बत का मीठा इंतजार जो तुम्हारी याद की कसक में गुजर जाता है। वो याद जो दुनिया की हर याद भुला देती है।
शायद इसी को बेखुदी कहते हैं। सबके साथ होते हुए भी तन्हा रहना, सबसे बातें करते हुए भी खामोश रहना, तपती धूप में चलते हुए भी साए में रहना और साए में होते हुए भी हरदम चलना। याकूत, मेरी सारी जिंदगी की रियाजत तेरी वजह से हकारत गई है याकूब। तू इतना कमजोर कैसे निकला? वो तुझ पर कब्जा जमाए बैठा रहा और तू मुझे खबर भी ना कर सका। मुझे इसकी खबर भी ना हुई। तू सुल्तान की खानकाह में रहने के काबिल नहीं है। तुझे कोई हक नहीं है इस खानकाह में रहने का। जा, चला जा, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। वो तेरा हंगाम निकला और तू मुझे खबर भी न कर सका। हैफ है तुझ पर, हैफ। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं सुल्तान बाबा। आपके सामने नजर उठाने की हिम्मत भी नहीं है मुझ पे। लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप चाहें तो मेरी जान ले लें। जान ही ले लूंगा अगर तूने मेरा हुक्म न माना। उसने तेरे जिस्म पर ही नहीं, तेरी रूह पर भी कब्जा जमाए रखा। जा, जाके पहले अपनी रूह धो कर आ, फिर कोई दूसरी बात करना। चला जा यहां से। ये यहां से कहीं नहीं जाएगा। होश में आ लड़की, आग से खेलने की कोशिश मत कर वरना खाक हो जाएगी। याकूत के साथ जलकर खाक होने में ही मेरे लिए तो जहान की ठंडक है। वो नारी है और तू खाकी। ये मिलन नामुमकिन है। हमारी मोहब्बत या तो मुझे नारी कर देगी या इसे खाकी, पर ये मिलन तो होकर ही रहेगा। फना हो जाएगी। मैं तैयार हूं। तेरी मर्जी। रुक जाओ। मेरे गुनाहों की सजा इस मासूम को मत दो। आ गया तू बुज़दिल। एक कमजोर लड़की को मैदान में अकेला छोड़कर कहां भाग गया? मैं इसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं भागा था। हर लम्हा इसके आसपास रहा था। बस आपकी रियासत मुझे इसके पास आने से रोकती रही। तो फिर अब कैसे हिम्मत कर ली तूने मेरे सामने आने की? क्या तू भी इसकी तरह जिंदगी से उकता गया है? आखिर हमारा कसूर क्या है? आप हमें क्यों जुदा करने के दर पे हैं? क्यों? कसूर पूछता है तू अपना?
मेरी नाक के नीचे मेरे ही शागिर्द के कालिब पर कब्जा करके तू इस मासूम लड़की को वरगलाता रहा और अब अपना कसूर पूछता है। मैंने इसे नहीं वरगलाया। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो आप खुद इससे पूछ सकते हैं। ये तो नादान है, तू तो होशमंद है। होश में आ, ये मोहब्बत नहीं गुनाह है। और गुनाह भी कैसा? गुनाह है बेलज्जत। मुझे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं, बस आपसे मेरी यही इल्तिजा है, मुझे रुबाब के पास रहने दें। बदले में मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम बनकर रहूंगा। देख, मुझे मजबूर न कर। मेरे पास गुलामों की कोई कमी नहीं है और नहीं मुझे जरूरत है। तो इस मासूम लड़की का पीछा छोड़ दे, वरना पछताएगा। मैं जानता हूं आप मुझ पर हावी हैं, लेकिन अब तो फैसला हो चुका। मैं तो इसकी मोहब्बत में अपनी जान भी दे सकता हूं। आप चाहे तो मुझे खत्म कर सकते हैं हमेशा के लिए, लेकिन याद रखिएगा, हमारी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं और ये तूफानी है, लेकिन हमारी मोहब्बत लाफानी है। तीन दिन हो गए रबाब की ये हालत है। बुखार में तप रही है और अब तो शायद बेहोश हो गई। वो मेरी तवक्कुआ से कहीं ज्यादा जिद्दी निकला। हालांकि गुज़श्ता 3 दिनों से वो खुद भी शदीद और सख्त अजाब में मुब्तला है, लेकिन शायद हार मानना उसने भी नहीं सीखा। मैं उस पर ज्यादा सख्ती इसलिए नहीं कर रहा कि कहीं वो पलट कर कोई खतरनाक हरबा इस्तेमाल न कर बैठे। बहरहाल देखना पड़ेगा कि हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। इतना तो हम सब भी जान चुके हैं कि वो अब अपनी जान की परवाह भी नहीं करेगा। वो अब तक खामोश है तो सिर्फ रबाब की वजह से। बाबा, तो क्या वाकई वो रबाब से बहुत मोहब्बत करता है? क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो? तुमने कभी किसी से मोहब्बत की हो तो पता हो। शायद नहीं, लेकिन आसेब अगर किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है तो फिर वो आकाश बेल बनकर उसके वजूद से लिपटी रहती है, उसी के वजूद से खून चूसती है, उसके साथ जीती है और उसी के साथ फना हो जाती है। कुछ अक्ल ठिकाने आई? मैं तुम्हारी ये कैद और ये बंदिश खत्म कर सकता हूं। आप अपने गुलाम के जिस्म को तो इन लोहे की जंजीरों से कैद कर सकते हैं,
मेरे इश्क, मेरे जुनू को नहीं, ये तो वो खुशबू है जो 1000 आईनी पैरों से गुजरकर मेरी मोहब्बत रुबाब के पास सूरज की रोशन किरण की तरह पहुंच जाएगी। लगता है तुम्हारे सर से इश्क का भूत उतारना ही पड़ेगा। मुझे मौत दे दे, खामखा अपने इस गुलाम के जिस्म पर क्यों सितम ढा रहे हैं आप? इस बेचारे का तो सिर्फ इतना कसूर है कि मेरी मोहब्बत ने इसके कालिब पे मुझे पसंद किया है। उसकी नजर ने मेरा पहला रूप इस गुलाम की सूरत में देखा है और जरा है। अब यह जिस्म मेरी मजबूरी बन चुका है। मैं अपने महबूब की पहली पसंद, पहली इस्ताइश से कैसे दस्तबरदार हो जाऊं? लेकिन उसकी सजा आप इस जिस्म को क्यों दे रहे हैं? इतनी ही हमदर्दी है मेरे शागिर्द के जिस्म से तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन तुम जानते हो कि जब तक तुम इस जिस्म के अंदर हो, मैं तुम पर ज्यादा सख्ती नहीं कर सकता, क्योंकि याकूत मुझे बहुत अजीज है और तुम मेरी इसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हो। अगर आप ऐसा समझते हैं तो यूं ही सही। सच तो यह है कि मैं अपनी तमाम अज़ियत का खात्मा चंद लम्हों में कर सकता हूं, ये जिस्म छोड़कर और आपकी शर्त के मुताबिक यहां से कहीं दूर जा बस कर। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसकी नजर में ये चेहरा समाया है। अब मेरी आखिरी सांस तक ये चेहरा मेरी पहचान रहेगा। तुम्हारी यही जिद है तो फिर ठीक है। हाँ, लगता है मेरे बदनसीब शागिर्द की जान मेरे ही हाथों जाएगी। लेकिन याद रहे, जो शख्स वक्त पड़ने पर अपने शागिर्द की जान ले सकता है, तो उसके बाद तुम्हारा जो हश्र करेगा, उसका अंदाजा तुम कर ही नहीं सकते। तुम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में।
ये आप क्या कह रहे हैं? इस तरह तो आपके शागिर्द की जान भी जा सकती है, और मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने की खातिर किसी दूसरे की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। उसे इस जिस्म से निकालने के लिए ये करना ही होगा, वरना वो याकूत के कालिब से कभी बाहर नहीं आएगा। मैंने बंदिश कर दी है। अब ये मेरे शागिर्द की कुव्वत बर्दाश्त पर मुनहसर है कि वो इस बंदिश के असरात को किस हद तक झेल सकता है। बस यूं समझ लें कि जिस्म से रूह एक दफा निकलकर दोबारा वापस आएगी। वापसी का ये वक्फा कितना लंबा है और मेरे शागिर्द की कुव्वत बर्दाश्त कितनी है, ये उसकी जिस्मानी साख्त पर मुनहसर है। तो इसके लिए तो आपके शागिर्द की सांस बंद करनी पड़ेगी। कोई और तरीका नहीं, कोई और तरीका नहीं है। वो जिन हमारी सोच से भी ज्यादा पुरअज़्म है। अब ये खतरा मोल लेना नागुज़ीर हो गया है। कैसा है मेरा बच्चा? मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। सारी जिंदगी आपकी कोई खिदमत नहीं कर सका। उल्टा मेरा ये जिस्म आपके रास्ते की दीवार बन गया। मैं जानता हूँ अगर वो मेरे जिस्म पर काबिज ना होता तो आप बहुत देर पहले ही उसको कड़ी सजा दे चुके होते। सिर्फ मेरी वजह से आपके हाथ लरस जाते हैं। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हें अजियत देने पर बहुत शर्मिंदा हूं, मगर तुमसे बात करने के लिए उसे चंद लम्हे तुमसे दूर रखना जरूरी था। मेरी ये जान आपकी मिरास है, इस पर सारा हक आपका है। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं खुद कब का अपना गला घोट चुका होता। आपसे मेरी आखिरी इल्तिजा यही है, मेरी सांसें बंद कर दीजिए। मैं इसे अपनी खुशबख्ती समझूंगा कि मेरा ये हकीर जिस्म आपके किसी काम तो आया। अब तुम मुझे ये बताओ बेटा कि तुम्हारी मेडिकल साइंस इस सिलसिले में क्या कहती है? अंकल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रबाब का जिस्म इस कदर तप रहा है
कि उसके करीब बैठने वाले शख्स को भी उसकी हिद्दत महसूस हो रही है। लेकिन टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बेटा, ऐसी कई बातें पैदरपे हो रही हैं जिसको जहन और अक्ल मानने को तैयार नहीं, लेकिन तुम्हारी खातिर हम रबाब को शिफ्ट करें। अगर तुम चाहो तो हम उसकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने के लिए तैयार हैं। यही सब कुछ दिखाने और सुनाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं आपसे उसकी जिंदगी की भीख मांगने आई हूँ। वो खुद आप अपनी जान का दुश्मन है। वो दीवाना है, उसे बख्श दें। दीवाने का जुनून जब दूसरी मखलूक को नुकसान पहुंचाने लगे तो उसे जंजीरों में जकड़ना ही पड़ता है। आखिर हमसे क्या दुश्मनी है? हम दोनों को आपकी दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। काश मैं तुम्हें इस वीराने में भटकने के लिए तन्हा छोड़ सकता, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने मुझे तुम्हें इस वीराने से निकालने के लिए बुलाया है। आप जबर कर रहे हैं। मैं मजबूर हूं लड़की। ठीक है, तो फिर आपकी ये मजबूरी मैं आज अपनी जान लेकर ख़त्म कर देती हूँ। अगर याकूत की जान बख्शी इसी तरह मुमकिन है तो इसी तरह सही। शायद मेरी मौत में ही उसकी रिहाई है। ये क्या किया, ये क्या किया तूने नादान लड़की? ये क्या किया, ये क्या किया? तुम दोनों का मिलन नामुमकिन है। तू जिस कालिब में उसे देख रही है वो किसी और का जिस्म है। वो तो इस बात पर भी कादिर नहीं कि अपने आप तुझ पर जाहिर कर सके। ये तूने क्या किया? लो, मनाओ अपनी मोहब्बत का जश्न। ये मासूम लड़की तुम्हारी जिद और हठधर्मी की भेंट चढ़ गई। क्या हुआ है रुबाब को? ये ऐसे क्यों पड़ी है? ये तुम पूछ रहे हो कि इसे क्या हुआ है? तुम जो इसकी बर्बादी के खुद जिम्मेदार हो। इसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान का नजराना दे दिया। अफसोस, इस मोहब्बत का यही अंजाम होना था। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। मैं तो खुद इस पर कुर्बान होना चाहता था। जरूर आपने इस मासूम लड़की की जान ली है। जब आपका मुझ पर कोई बस ना चला तो आपने अपनी जिद और अना की तस्कीन के लिए इस लड़की को मार डाला ताकि आपके नाम का डंका सदा बजता रहे। अब इंतजार किस बात का है? कर दीजिए मुझे भी खत्म, वरना मैं खुद अपना सर टकरा कर अपनी जान ले लूंगा। तुम्हारी जान ही लेना होती तो मैं ऐसा कब का कर चुका होता। मैंने तो आखिरी वक्त तक तुम्हें यह समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी मोहब्बत इस लड़की के लिए कज़ा और मौत का पैगाम लेकर आएगी। खुदा ने हर मखलूक के लिए उसकी कुछ हदें मुकर्रर कर दी हैं, लेकिन तुमने तो आखिरी हद भी पार कर ली थी। अरे ये तो नादान थी, पर तुम तो दाना थे। जिन्नो इंस का मिलाप
न कभी हुआ है और न कभी होगा। तुमने इस मासूम लड़की को इसकी राह से भटका दिया, सद अफसोस, और नाम मोहब्बत का दे डाला, सद अफसोस। मैंने इसे कभी नहीं भटकाया। फिर आप क्या जाने मोहब्बत क्या होती है। मेरे जज्बे के लिए मोहब्बत, इश्क, जुनून, ये सब नाम ना काफी है। ना ही आपके पास इस जज्बे को नापने के लिए कोई पैमाना या कसौटी है। क्योंकि आप इंसानों का हर पैमाना बहुत छोटा, बहुत सतही होता है। आपके दिलों की तरह तंग दिल, तंग नजर और कम ज़हनियत इंसान। मुझे खुशी है कि खुदा ने तुम्हें वसी दिल, वसी नजर और वसी जहन का मालिक बनाया है। काश तुम्हारी ये खूबियां इस लड़की के काम आ जाती जिसकी मोहब्बत का तुम दम भरते रहे। मैं इसकी जिंदगी वापस लाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक पेश कर सकता हूं। मेरी जान ले लीजिए। तुम्हारी जान इसके किसी काम नहीं आ सकती। इसने जहर पी लिया है। मैंने तरियाक तो इसके हलक में टपकाया, लेकिन तुम्हारे जेर असर होने की वजह से तरियाक इस पर असरअंदाज नहीं हो रहा। तो क्या ये जिंदा है? हाँ, कुछ सांसें बाकी हैं इस बदनसीब की, लेकिन वो भी जल्द ही छिन जाएंगी अगर तुमने अपनी जिद न छोड़ी। मुझे क्या करना होगा? मुझे इसकी रूह पर से अपनी रूह का पहरा हटाना होगा। इसे मुकम्मल तौर पर आजाद करना होगा। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम इससे मोहब्बत करना छोड़ दो। ये जरूर चाहता हूं कि अपनी इस मोहब्बत के सदके इसकी सांसें लौटा दो और यहां से इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हारी याद की महक इस लड़की के आसपास भी न पड़े। इतनी बड़ी सजा न दे मुझे। मैं इसके बिना मर जाऊंगा। तुम इसके साथ रहे तो इसका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। रबाब की जिंदगी या तुम्हारी मोहब्बत, इन दोनों में से किसी एक को तो तुम्हें चुनना ही होगा। कैसी हो मेरी जान? ठीक हूँ। ठीक हो? बस थोड़ी सी कमजोरी है। थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है? ठीक हो जाओगी तुम। बस और आप सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हम सब लोग इसलिए परेशान लग रहे हैं कि तुम्हारी बीमारी बहुत परेशान कर रही थी। बेटा तुम्हें बुखार था ना, तो हम सब परेशान थे।
अब तुम्हारा बुखार उतर गया, हमारी परेशानी दूर हो गई। अंकल ये बिल्कुल ठीक ठाक है, बस हमें यूं ही तंग करने के लिए बिस्तर पे पड़ी हुई है। कुछ खाओगी मेरी जान? भूख लग रही होगी ना? कितने दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। लेटो, मैं बस अभी आई। आए चलिए। सुल्तान बाबा, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरे पास शुक्रिया के लिए अल्फाज नहीं। कहाँ हो आप ही? मैं यही बस घूमने गई थी। तुम लोग क्यों इतना परेशान हो जाते? अम्मी बुला रही हैं आपको, चलें। अच्छा चलो, मैं आ रही हूँ। ये तेरी आंखें, तेरी जुल्फे, ये तेरा पैरहन, सब पराए हैं। मेरे सीने से उठता ये धुआं तेरी आंखें तो जलाता रहा, पर तेरे दिल से गुजर न सका। ऐ मेरी महजबी, अभी मेरे और तुम्हारे दरमियान सदियों के अनमिट फासले हैं। रूह को छेदती ये तन्हाई है, दो जमानों का पर्दा है। तेरी हया का हिजाब है, पर वो दिन भी आएगा, तुम देखना, जब ज़माओ मकां की ये दूरियां छट जाएंगी। मेरी पलकों से टपकती ये शबनम आसमानी सा रंग लाएगी। तुम्हारी आंखों में रुक जाएगी, तुम मेरी बन जाओगी। मैं सदियों का बेटा हूं और सदियों यूं ही पलके बिछाए तुम्हारी राह तकूंगा। तुम्हारा इंतजार करूंगा एक एक सदी, बिना पलके झपकाए तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। याकूब